नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए बहुत ही अच्छे होंगे। सुंदर और शानदार तरीके से आपकी एलटी ग्रेड मेंस की तैयारी चल रही होगी। उसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर क्लास लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। ऐसे समझ के रखिए आप अपने दिमाग में कि सारी चीज़ें यहीं से पूछी जाएंगी जो मैं करा रहा हूँ। बहुत ही धैर्य के साथ एक एक बिंदु को आपको अच्छे से सुनना है। एलटी ग्रेड मेंस के पेपर में सबसे बड़ी बात होती है कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं, इसमें धैर्य और पेशेंस एक सबसे बड़ा कार्य है। एलटी ग्रेड जो मेंस है वो आपके ज्ञान को तो जांच चुका है कि आपको कितना ज्ञान है और फ्री में आपने अच्छे तरीके से अपने ज्ञान का परफॉर्मेंस किया है। अब एलटी ग्रेड जो मेंस है वो आपसे ये जानना चाहता है कि आप किसी भी बिंदु को कितने अच्छे तरीके से अपने वक्तव्य में व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि जो चीज आपने विस्तार रूप में पढ़ी है, मान लो 150 पन्नों में, उस 150 पन्नों का जो सारांश है वो 125 शब्द 8 नंबर के लिए और 200 शब्द 12 नंबर के लिए, ठीक है। ये आपको अच्छे तरीके से सोच समझ करके लिखना है। और बाद बाकी एप्लीकेशन पर बैच कंप्लीट हो चुका है। 1499 रुपए का बैच है और इसमें अगर आप VK10 कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो सीधा इस पर 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आज का प्रकरण क्या है? आज के प्रकरण में आपको हम 2 क्वेश्चंस का आंसर राइटिंग सिखाएंगे और एक क्वेश्चंस गृह कार्य के लिए देंगे। समझ रहे हो? तो चलिए आइए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के प्रकरण को। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, गोदान के महाकाव्यत्व पर प्रकाश डालिए। जैसे ही गोदान आया तुरंत आपके चेहरे खिल गए कि गोदान तो भैया मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है और ये जो उपन्यास है 1936 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद के द्वारा प्रकाशित किया गया है। ऐसे गबन के बारे में भी पूछ सकता है, वो 1931 में आया था। अब यहाँ पर आपको लगा कि यार मुंशी प्रेमचंद के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, तो क्या मुंशी प्रेमचंद के माता का नाम लिखें, क्या इनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी लिखें, या मुंशी प्रेमचंद का नाम धनपत राय इसमें उल्लेख कर दें कि मुंशी प्रेमचंद धनपत राय थे, उनको प्रेमचंद की उपाधि दी थी बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। या फिर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी आवारा मसीहा में जो विष्णु प्रभाकर ने लिखी, क्या ये सब लिखें? क्यों गुरुजी, बच्चे ऐसे पूछते हैं मुझसे। तो मैंने कहा भाई साहब, सीधी सी बात यह है कि जो चीज पूछी जाए उसी को आपको डिस्क्राइब करना है। ये मायने नहीं रखना है कि उससे संबंधित जो पूछा नहीं गया है, जो पक्ष नहीं है, कि उसके बारे में आप दूसरा पक्ष भी इसमें घुसेड़ रहो, ऐसा नहीं करोगे। अगर बात हमारी और आपकी हो रही है तो हमारी और आपकी बात होनी चाहिए। छोटा सा एक उदाहरण देते हैं फिर आगे चलते हैं। देखिए, एक समय की बात है कि एक लड़के के दिखुआ आए मेरे गांव में। जब शादियां होती हैं या फिर आपके गांव में भी होती है तो उसमें लड़की के पक्ष के लड़के आते हैं कुछ, तो वो लड़के घर में आते हैं, मतलब लड़की के पक्ष के लोग आते हैं। लड़की के वो रिलेटिव हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, भाई और चाचा ताऊ हो सकते हैं लड़की के। तो मान लो लड़का वाले घर जब आते हैं तो लड़का घर मकान देखते हैं, खेती जमीन जायदाद जड़ जो होती है वो देखते हैं, चल अचल संपत्ति जैसी भी है, और लड़के को सामने बुलाते हैं। लड़के से एक दो बातचीत कर लेते हैं। वहीं पर कुछ लड़के का एक दो घर में कलाकार लोग होते हैं जो अपने आप को 1.5 दिमाग लिए होते हैं। सबके पास एक दिमाग होता है, उनके पास 1.5 दिमाग होता है। तो उन्होंने कहा, लड़के के बारे में बात चल रही थी, लड़के के हिस्से में कितनी खेती है, और लड़के ही के बारे में पूछने ही आए, वो लड़के ही के बारे में जानना चाह रहे थे वो। अब उसमें से एक कह रहा है कि लड़का का जो बड़ा वाला भैया है वो रेलवे में लगा है, और एक कह रहा है कि लड़का का बड़ा वाला भैया जो रेलवे में लगा है उसकी शादी हो चुकी है, और लड़के के जो बड़े वाले, मतलब बड़े भाई लड़के के जो ससुर हैं वो मास्टर से रिटायर्ड थे, और बड़े भाई लड़के की जो बहू हैं उन्होंने ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल ली है। उनका अच्छा खासा ब्यूटी पार्लर चलता है और बढ़िया तरीके से वहाँ पर दुल्हनें भी सजाई जाती हैं। अब समझो साहब, बात हो रही है लड़के से, वो जानने आए लड़के के बारे में, लेकिन लड़के खानदान के बारे में थोड़ी वो जानने आए हैं।
खानदान के बारे में सिर्फ वो इतना जानना चाहते हैं कि खानदान कैसा है, अच्छा खानदान है या लड़ाकू खानदान है या फिर करेक्टर वाला खानदान है या फिर करेक्टर लेस खानदान है। खानदान के बारे में सिर्फ उनको इतना जानना होता है। और दूसरी चीज, उनको लड़के की सिचुएशंस और हुलिया को देखना होता है और लड़के की पढ़ाई क्या है, लड़के के अंदर काबिलियत क्या है। क्योंकि जन्म के साथ ही माता पिता तो थे, जन्म दे दिया, अब जो तुम कर्म करोगे उस कर्म के आधार पर आपके माता पिता कोई साथ नहीं है। इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता है। इसलिए मैं भी आपसे कह रहा हूं, अपने कार्यों का निर्वहन कीजिए, सही चीजों को पढ़िए, जो पक्ष पूछा गया है उसी के बारे में लिखिए। देखने गए थे आप लड़के को, वो लड़के के बारे में ही सारी चीजें बताते तो ज्यादा सही था। और लड़के के बारे में ना चीजें बता करके लड़के के भाई और लड़के के बड़े वाले भाई और लड़के की बहन और लड़के के बहनोई के बारे में बताने से बताओ कोई बात बनेगी? नहीं बात बनेगी, बात बिगड़ेगी। ऐसी सवाल में बात बिगड़ जाएगी। अगर आप इस पॉइंट से हटके चीजें लिखोगे तो बात बिगड़ेगी। हाँ, इतना जरूर है, जब आप उनको ये चीजें बताते रहे थे वो सुनते जरूर रहे, उन्होंने कटाक्ष नहीं किया। क्योंकि लड़की वाला है, अपनी लड़की दे रहा है आपको, तो वो कटाक्ष क्यों करेगा? वो तो सुनेगा, लेकिन बाद में ठहाका मार के हंसेगा। ऐसे ही एग्जामिनर हंसेगा। फिर 12 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर दे देगा और मुस्कुराएगा, कहेगा कि यार स्टूडेंट कैसा था, जो पक्ष पूछा है मैंने वो पक्ष तो लिखा ही नहीं, अलग प्रकार का पक्ष लिख के चला आया। तो अब यहाँ पर जो पक्ष पूछा गया है उसी पक्ष पर बात होगी अच्छे तरीके से। चलिए आइए फिर से पढ़ लो। गोदान महाकाव्यत्व है। महाकाव्यत्व का मतलब होता है महाकाव्य प्लस आत्मक, महाकाव्यात्मक भी आप इसको कह सकते हो। गोदान 1936 में आया और महाकाव्यत्व का मतलब होता है महाकाव्यात्मक। ठीक है, किसी भी उपन्यास को, किसी भी ग्रंथ को महाकाव्य कब कहा जाता है? जब वो ग्रंथ या उपन्यास संकीर्ण विचारधारा से उभर करके व्यापक विचारधारा वाला हो तो उसे महाकाव्यात्मक कहा जाता है। एक छोटी सी बात का उल्लेख ना करते हुए बड़ी सी बात का उल्लेख किया जाए उसको महाकाव्यात्मक कहा जाता है। क्या इतनी बात सबको फाइनल तौर से समझ में आ गई? अब आओ आगे। ठीक है, अब देखिए मुंशी प्रेमचंद का जो गोदान उपन्यास है, अब ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसमें कृषक वर्ग के बारे में अच्छे तरीके से मुंशी प्रेमचंद ने लिखा हुआ है। इस उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद जी ने ग्रामीण और शहरी जीवन दोनों को पक्षों को समांतर तरीके से रखा है। और इस उपन्यास को पढ़ करके हिंदुस्तान के व्यक्तियों में दिमाग में गुणात्मक परिवर्तन आते हैं। इस उपन्यास को पढ़ने से लोगों को उस समय की जो विचारधारा थी 1936 के आसपास की, जो गरीबी थी, भुखमरी थी, वेश्यावृत्ति थी, उन चीजों का स्पष्ट जानकारी आज भी मिलती है। आज के लोग भी इसको पढ़ करके संपन्नता और अपने दिमाग में गुणात्मक परिवर्तन करते हैं। यही महाकाव्यात्मक की विशेषता है। किसी एक निश्चित क्षेत्र का उल्लेख न करके समस्त पहलुओं का व्यापक स्तर पर उल्लेख करना ही महाकाव्यात्मकता का स्वरूप होता है। की पॉइंट बता दिए। अब और विचार कैसे लाओगे इसके बारे में? पहले इसको एक बार पढ़ लो, फिर विचार लाना स्टार्ट कर लोगे। आप देख पाओ, गोदान हिंदी साहित्य के प्रथम महाकाव्यात्मक, इसका मतलब होता है महाकाव्य प्लस आत्मक। ऐसे महाकाव्य प्लस आत्मक, आत्मक का मतलब होता है स्वरूप से जुड़ा होना। तो महाकाव्य के जो स्वरूप से जुड़ा है उसे महाकाव्यात्मक उपन्यास के रूप में जाना जाता है, जिसकी रचना प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा 1936 ईस्वी में की गई। पता है, बताया है मैंने। किसी भी उपन्यास के महाकाव्यत्व, यही शब्द ले लिया, महाकाव्यत्व के निर्धारण के लिए विद्वानों तथा समीक्षकों ने कुछ कसौटियां निर्धारित की हैं, कुछ मानक निर्धारित किए हैं, कुछ कसौटियां निर्धारित की हैं, कुछ मुख्य बातों पर प्रकाश डाला है। आइए, जिसके आधार पर गोदान का
मूल्यांकन किया जा सकता है। एवोल्यूशन मूल्यांकन या मूल्यांकन की समीक्षा की जा सकती है। महाकाव्यात्मक उपन्यास का पहला गुण यह है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहला गुण यह हुआ है कि किसी सीमित स्थान से बंधा ना हो, बल्कि पूरे समाज को धारण करने का सामर्थ्य रखता हो। सीमित स्थान से नहीं बना होना चाहिए, पूरे समाज के बारे में लिखा होना चाहिए। पूरे समाज की क्षमता को व्यापक तरीके से विस्तारित करने का काम महाकाव्यात्मक उपन्यास का होता है। प्रेमचंद ने सेमरी और बेलारी गांव के जिलों का उल्लेख इसलिए नहीं किया, प्रेमचंद जी ने सेमरी और बेलारी गांव के जिलों का उत्प्लवलेख उल्लेख इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जानते थे प्रेमचंद जी कि वो उन्हें गोदान को संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधि उपन्यास बनाना है, संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधि उपन्यास बनाना है। भारत के प्रत्येक ग्राम तथा कृषक समाज की छवि, भारत के प्रत्येक मतलब प्रत्येक एक एक करके सभी गांव तथा कृषक समाज की छवि जो है वो सेमरी, बेलारी तथा होरी के चरित्र में साकार होती है, छवि इसी में साकार होती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि सेकेंड पार्ट देखिए, महाकाव्यात्मक का रूप व्यवस्थित करने के लिए गोदान में तत्कालीन भारत की लगभग सारी समस्याओं का यथा स्थिति वर्णन मिलता है। सन 1936 ईस्वी का समय भारत के लिए तीव्र संक्रमण का काल था। 1936 के बाद बहुत दिनों बाद 1947 आता है, तो समझिए 1936 की क्या स्थिति रही होगी। ट्रेड यूनियन आंदोलन, महिला संगठन, कृषक आंदोलन, समाजवाद, जातीय आंदोलन जैसे नए तत्व उभर रहे थे। तो दूसरी तरफ पूंजीवाद, जमींदारी, राजतंत्र जैसे मूल्य पतन की ओर थे। गोदान में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इत्यादि परिवर्तनों तथा समस्याओं जैसे दहेज समस्या, अनमेल विवाह, सांप्रदायिकता, वेश्यावृत्ति, बेगार इत्यादि को उन्होंने तात्कालिक स्वरूप में समेट लिया, अपने उपन्यास समेट लिया जो समाज की स्थिति थी। गोदान की महाकाव्यात्मकता का एक अन्य प्रमाण है, एक अन्य साक्ष्य है, क्या? यह तात्कालीन भारतीय समाज के सभी वर्गों के चरित्रों का प्रतिनिधित्व करता है, सभी वर्गों के चरित्रों का प्रतिनिधित्व करता है। अधिकांश चरित्र वर्गगत हैं, वर्गगत मतलब समूहगत हैं, इसलिए वो सिर्फ अपनी विशेषताएं नहीं बताते अपितु अपने संपूर्ण वर्ग की विशेषताएं बताते हैं, अपनी अलग की विशेषताएं नहीं बताते हैं, संपूर्ण वर्ग की विशेषताओं को बताना पसंद करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी। जैसे होरी, सिलिया, धनिया इत्यादि दमित वर्ग के चरित्र हैं, ये जान लीजिएगा। इसमें होरी पात्र है, सिलिया पात्र है और धनिया, ये जो दमित वर्ग हैं, ठीक है, के चरित्र हैं। तो दुलारी, अब यहाँ पर देखिए दुलारी सुहाइन, नोखेराम, दातादीन, ये शोषक समाज के चरित्र हैं। कैसे हैं? शोषक समाज के चरित्र और दमित वर्ग के चरित्र दोनों को अलग अलग, जो शोषण का एक भी अवसर नहीं छोड़ते, ये शोषण का एक भी अवसर नहीं छोड़ते हैं। कौन? इसमें दुलारी सुहाइन, नोखेराम, दातादीन, ये चरित्र शोषण का एक भी अवसर नहीं छोड़ते। शहरी चरित्रों में भी वैचारिक, वैचित्र्य तथा वैभिन्य, मतलब अलग अलग प्रकार से, विभिन्न से बनाए, वैभिन्य से भरे चरित्रों की भरमार है। शहरी ग्रामीण परिदृश्यों में विस्तृत गोदान के चरित्र लेखक की कठपुतलियां मात्र नहीं अपितु अर्थपरक जीवन के सटीक उदाहरण हैं। जो अर्थपरक जीवन है उसके सटीक और सही उदाहरण हैं। गोदान शिल्प और प्रभाव की दृष्टि से भी महाकाव्यात्मकता का गुण धारण करता है। जहां तक शिल्प की बात है, गोदान के लेखन में प्रेमचंद ने हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया है।
मतलब गोदान के लेखन में हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया है ताकि हिंदुस्तान का हर एक नागरिक इसको समझ सके और पढ़ सके। जिसकी पहुंच गांव की चौपाल से लेकर संसद तक है। इसकी पहुंच गांव के चौपाल से लेकर के संसद तक है। देख रहे, हिंदुस्तानी भाषा के प्रयोग तथा सहज लेखन शैली के कारण ही गोदान समाज के हर वर्ग के लिए बोधगम्य है, एक ज्ञान की मिसाल है। गांव तथा शहर की समानांतर कथाएं रखकर प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन के साथ शहरीय जीवन को भी सूक्ष्मता के साथ रेखांकित किया है। महाकाव्यात्मक उपन्यास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसे उत्कर्ष मूलक होना चाहिए। उत्कर्ष मूलक होना चाहिए अर्थात बिना उपदेश दिए वह पाठक के मन में गुणात्मक परिवर्तन करने में सक्षम हो। बिना उपदेश दिए गुणात्मक परिवर्तन करने में सक्षम होना चाहिए जो इसको पढ़े पाठक के लिए। गोदान का प्रभाव उत्कर्ष मूलक है। वैसे उत्कर्ष शब्द का मतलब होता है एक प्रकार से बढ़ोतरी। उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष होता है, वो गिरावट को दर्शाता है। तो यहाँ पर गोदान का प्रभाव उत्कर्ष मूलक है, बढ़ोतरी वाला है, क्योंकि इसे पढ़ने के बाद पाठक अपनी चेतना में गुणात्मक अंतर अनुभव करता है। जो गुणात्मक अंतर है वो अनुभव करता है पाठक, और दमित वर्ग के प्रति संवेदना और शोषक वर्ग के प्रति अलगाव और क्रोध महसूस करता है। जो शोषक वर्ग है उसके प्रति अलगाव और क्रोध महसूस करता है। अब आप सोचिए, एक नई बात बताएं, इसको बाद में पढ़े, सुनो उदाहरण एक। जैसे मान लो अभी मैं न्यूज देख रहा था 2 दिन पहले की, 2-4 दिन पहले की न्यूज है। अब मान लो ये वीडियो आपके पास लेट पहुंचेगा तो उसमें फिर और समय लग जाएगा न्यूज में। तो ये सत्य घटना है, न्यूज चैनल पर मैं देख रहा था, यूट्यूब पर न्यूज चैनल एक आ रहा था कि उसमें 5 साल का एक बालक था, उनके मम्मी पापा ने उसको टॉर्चर करके कहीं मार दिया। और ये बात स्पष्ट कैसे हुई, जब बालक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट होती है उसके आधार पर इस बात की पुष्टि की गई। उस बालक के जो पिता थे वो तो रियल थे, लेकिन उस बालक की जो माता थी वो सौतेली थी। माता सौतेली इस प्रकार से थी क्योंकि जब उस व्यक्ति की शादी हुई थी, ठीक है, वो व्यक्ति वकील था, ठीक है, उस वकील साहब की जब शादी हुई थी तो उसने अच्छे तरीके से अपना घर परिवार बसाया और उसका एक बालक ने जन्म लिया। घर में बड़ी खुशियां आई, ससुराल में भी मौसी और नानी में भी बड़ी खुशियों और लहर उमंग दौड़ गई। फिर इसके बाद होता क्या है, उसकी डेथ हो जाती है पत्नी की। जब बालक होता है लगभग 1.5 साल का, तो फिर उस बालक को उसकी मासी और उसकी नानी ले गई, तो उन्होंने भरण पालन पोषण किया अच्छे से। फिर इसके बाद इधर इस व्यक्ति ने, वकील ने दूसरी शादी कर ली। कुछ ही दिनों के बाद, 1-1.5 साल के बाद ही दूसरी शादी कर ली, मतलब 6 महीने के बाद या ऐसे 1 साल के बाद, इतना एग्जैक्ट डेटा याद नहीं। जब दूसरी शादी हो जाती है फिर इसके भी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो जाते हैं, 1.5 साल का, 2 साल का। तो इस प्रकार से उस समय, आज वर्तमान समय में जो बालक की एज थी वो 5 साल हो गई थी। और वो बालक इसके घर में कैसे आया, जब वो पालन पोषण कर रहे थे, जब उन्होंने मतलब लखनऊ कोर्ट में मुकदमा दायर किया, क्योंकि वकील तो था ही, नियम कानून उसको दाव पेच पता थे। तो मुकदमा जब दायर किया तो होता क्या है, इस बालक को उनके बालक के मामा ने और मौसी ने, नानी ने इसको सौंप दिया, क्योंकि जब ऑर्डर से आदेश जारी हो जाता है तो वो सौंपना ही पड़ता है कि लड़का जिसका होता है उसी के पक्ष में नियम कानून होता है, तो उसी हिसाब से देना पड़ता है। फिर इसके बाद होता क्या, ये जब उधर से लोग कहीं मिलने आते थे, न्यूज वाले बता रहे थे, उसके मौसी, उसके मामा, उसकी नानी, अक्सर कर नानी और मौसी मिलने आती थी, तो ये कभी कभी तो उनको कई महिला गोद में दे देती थी बच्चे को, और कहती थी सर्दी लग रही है, ये है वो है, अभी इसकी तबीयत खराब है, अभी इसको नहलाया है, इसको कपड़े पहने रहने दीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके कई बार चोटों के निशान भी दिखाई देते थे, कहीं पैर में, कहीं हाथ में, कहीं कुछ कटे के, जले के। तो फिर ये परेशान होते थे। तो ऐसे ही जब उस बालक की मृत्यु इस प्रकार से हुई, बोला उन्होंने, कहा कि ये एक दिन कहीं बाथरूम में गया था टॉयलेट वगैरह करने, तो ये बाथरूम में कहीं फिसल गया,
गिर गया। जब बाथरूम में फिसल गया, गिर गया, तो इसको कहीं ऐसे टोंटी लग गई, इसको उसमें टोंटी में कहीं भिड़ गया, टोंटी में भिड़ने से इसकी मृत्यु हो गई। तो मतलब सौतेली माँ ने और उसके पिता ने ये हवाला दिया। तब जब उन्होंने पुलिस को उधर से, जब जैसे ही उन्होंने सूचना की बालक के मौसी और मामा के यहाँ जैसी सूचना की, तो उधर से लोगों ने तुरंत पुलिस के यहाँ सूचित कर दिया। जैसे ये घर में गए और इधर डेड बॉडी को जलाने की तैयारी हो रही थी, जैसे ही वो डेड बॉडी उसकी मौसी ने देखी, क्योंकि मौसी के साथ वो रहा है, पालन पोषण किया है, तो देखा कि छाती में भी एक निशान था, एक पीछे सिर में भी निशान था, यहाँ भी निशान था, यहाँ भी निशान था, पूरी शरीर में ऐसे लग रहा था जैसे डंडों से मारा गया हो, या फिर मतलब बहुत इसको टॉर्चर टाइप का किया गया हो। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस में उसकी जो मतलब मिट्टी थी पोस्टमार्टम के लिए गई, तो पोस्टमार्टम में ये सारी चीज़ें मतलब निकल करके आई कि इसको टॉर्चर कर करके मारा गया और इसको बेरहमी से पीटा गया। इसकी कई हड्डियां भी टूटी हैं, कई का मतलब ऐसी 10 हड्डियां इसकी टूटी हुई हैं। मान लो कोई गिरता, 1 2 3 हड्डियां टूट जाती। तो ऐसी स्थिति में मोहल्ला के लोगों में आक्रोश हो गया, मतलब गुस्सा का भाव हो गया, क्योंकि इसने उसका शोषण किया था। तो मोहल्ला के लोग उससे माता को और पिता को इस प्रकार से ट्रीट कर रहे थे। पुलिस वाले भी थे 20 30 40, ठीक है, और उसको बचाना मुश्किल पड़ रहा था। कोई उसको खींच रहा था, गांव के लोग दौड़े चले आए, वहीं पर मोहल्ले के लोग, कोई ऐसे ही नहा रहा था तो उसने टॉवल लगा के चला आया, कोई टी शर्ट भी नहीं पहन पाया, सैंडू बनियान पहन के चला आया। तो इस प्रकार की सिचुएशन, क्योंकि जो शोषित वर्ग होता है, जो किसी का शोषण करता है, लोग उसके प्रति क्रोध जताते हैं। अगर उसने ये अच्छा काम किया होता तो आज लोग उसकी वाहवाही दे रहे होते। तो ऐसी इस गोदान उपन्यास में भी हुआ है। तो अब मामला चलेगा धीरे धीरे, देखो क्या होता। अगर ये पोस्टमार्टम जैसी प्रक्रिया ना होती अपने यहाँ, तो लोग पता नहीं क्या क्या कर जाते और असली रहस्य पता ही नहीं लग पाता कि इस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई है। इसीलिए पोस्टमार्टम जैसी ये प्रोसेस है, तो इसके माध्यम से पता चल जाता है। यही चीज यहाँ है, दमित वर्ग के प्रति संवेदना का भाव है। मतलब लोग उसको समझते थे कि यार बड़ी स्थिति इनकी दयनीय थी, इनको लोग दबा रहे थे, क्या कर रहे थे, हाय राम ये कैसे जीवन जी रहे होंगे। अब और शोषक वर्ग के प्रति अलगाव और क्रोध महसूस करता है यहाँ का जो पाठक है, पढ़ता है तब। ठीक है, स्पष्ट है कि गोदान में महाकाव्यात्मक उपन्यासों के सभी तत्व उचित मात्रा में विद्वान है, उचित मात्रा में सभी तत्व इसमें विद्वान है। तो देख रहे, ये गोदान उपन्यास की खूबसूरती और महाकाव्यात्मकत्व का ये स्वरूप दर्शाया है। इसमें मैंने हर एक चीज को, हर एक पक्ष को बताने का प्रयास किया है। अब इसको करने का तरीका क्या है, एक पेज और ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज, 4 पेजों में ये क्वेश्चंस है। ठीक है, अब ये 200 शब्दों में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इसको 2 बार पढ़िए, तीसरी बार अपनी हैंड राइटिंग में लिखिए, फिर आंख बंद करके सोचिए 5 मिनट क्या क्या था इसमें, फिर अपनी लैंग्वेज में स्टार्ट कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि इसकी पहली विशेषता तीसरे नंबर पे लिखो, तीसरे की पहली लिखो, ऊपर वाली मतलब जो इसको फ्लो है स्टार्ट करने का, ये फ्लो सेम रखिए, फिर ऊपर नीचे अगर चेंज भी हो जाए नंबर पूरे मिलते हैं, और इसी के हिसाब से ही लिखना है। कुछ शब्दों को ऐड और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, बस हो जाएगा काम। अगला सवाल दिखाते हैं आपको। अगला सवाल ही बड़ा शानदार आलीशान क्वेश्चन है दोस्त। इसमें क्या कहा गया कि फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल के शीर्षक का अर्थ समझाते हुए इसके शिल्प विन्यास का मूल्यांकन कीजिए। शिल्प विन्यास का मूल्यांकन का मतलब होता है कि संक्षेप पर इस पर डिटेल और डिस्कशन, आलोचनात्मक चिंतन आपको करना है। तो इसको दोस्त कैसे करोगे, आपके दिमाग में आया फणीश्वर नाथ रेणु जो मैला आंचल है, ये आंचलिक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है, ये आंचलिक उपन्यास है पहला। अच्छा, आंचलिक उपन्यासकार भी फणीश्वर नाथ रेणु को कहा जाता है, ये भी हम लोग को अच्छे से पता है। जो ये आंचलिक उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, ये बिहार में एक जिला पड़ता है, पूर्णिया जिला। बिहार के पूर्णिया जिला को ये बेस यानी कि दोस्त आधार बना करके लिखा गया है। ये मैला आंचल जो उपन्यास है 1954 ईस्वी में आया था। कब आया था ये, 1954 ईस्वी में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ था। हम लोगों को इसकी भी जानकारी है। यह बिहार के पूर्णिया जिले में एक गांव आता है जिसका नाम है मेरीगंज। मेरीगंज गांव की कहानी है, जो स्वतंत्रता के समय का ग्रामीण
और राजनीति गरीबी, जातिवाद और अशिक्षित वर्गों के मैले यथार्थ को उजागर करता है। मतलब बिहार के पूर्णिया जिले के मेरी गांव की कहानी है, जो कि स्वतंत्रता के समय को ग्रामीण की राजनीति, गांव की जो राजनीति है, गरीबी है और जो जातिवाद है, वहां की अशिक्षा वर्ग के मैले यथार्थ को, मेला आंचल है, मेला आंचल जो मेला यथार्थ है, गंदा यथार्थ है, उसी को ये चित्रित करने का काम इस उपन्यास में किया गया है। बहुत कठिन नहीं है, बस एक बार पढ़ोगे दिमाग में सेट होता चला जाएगा। कैसा गंदा आंचल था लोगों का, किस प्रकार से लोगों की सोच थी, क्या जातिवाद व्यवस्था थी। ठीक है, अभी तो आप जातिवाद कुछ भी नहीं है व्यवस्था, सभी जगह समानता का भाव है। पहले देख लीजिएगा आजादी के समय से पहले क्या स्थिति थी। जो निचले वर्ग के लोग हुआ करते थे, ब्राह्मण लोग, उनको देखना भी पसंद नहीं करते थे, छूने की तो बात अलग रही। कहीं हम इस कुएं से पानी भरेंगे, तुम इस कुएं से पानी नहीं भरोगे, अगर इस कुएं को टच करोगे तो कुआं छूत हो जाएगा, फिर इस पर हवन वगैरह करना पड़ेगा, गंगा जल के छींटे डालने पड़ेंगे, ये स्थिति थी। हाँ, निचले वर्गों की बड़ा दयनीय स्थिति थी। अब धीरे धीरे सारी चीजें इक्वल हो रही हैं। हिंदी उपन्यास परंपरा में फणीश्वर नाथ रेणु का मेला आंचल आंचलिक उपन्यासों की श्रृंखला में प्रथम तथा विशिष्ट स्थान रखता है। कितना सरल से स्टार्टिंग हुई है। इस उपन्यास में बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव के पिछड़े गांवों का प्रतीक मानकर वहां के जनजीवन का सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वरूप को चित्रित करते हुए रेणु ने एक प्रत्यक्षदर्शी के रूप में एकदम यथार्थपरक दृष्टिकोण के साथ ग्रामीण परिवेश का अंकन किया है। ग्रामीण परिवेश की अपनी विशेषताएं हैं, गुण और दोष, जिसके संदर्भों में रेणु स्वयं भूमिका में लिखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु क्या लिखते हैं कि इसमें फूल भी हैं, मतलब इसमें फूल भी हैं, शूल भी हैं, मतलब कांटे भी हैं, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है। मतलब इसमें फूल भी हैं, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, करूपता भी है, और यहाँ पर कड़वाहट भी है और मिठास भी है। ठीक है, किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया, मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। कथा की सारी अच्छाइयां बुराइयां के साथ साहित्य की दहलीज पर आज खड़ा हूं। उपन्यास का शीर्षक मेला आंचल स्पष्टता ग्रामीण अंचल की ओर संकेत करता है, ग्रामीण परिवेश को ओर संकेत करता है, या ग्रामीण अंचल। ज्ञान, अंधविश्वास, रूढ़ियां, दरिद्रता, बीमारी और जमींदारियों के द्वारा किए जा रहे शोषण के कारण अपनी उज्ज्वलता को खोकर मैला हो गया है, अपने उज्ज्वलता को, अपने उजालेपन को खोकर के मैला हो गया है। वस्तुतः केवल राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक विवरणों को एकत्र करना इस कृति का उद्देश्य नहीं था। मेला आंचल का ये उद्देश्य नहीं था। यह स्वतंत्रता के बाद गांव समाज में हो रहे परिवर्तन का प्रमाण प्लस एक प्रामाणिक दस्तावेज है। व्यंग, विद्रूप, करुणा, आक्रोश तथा लोक जीवन के विभिन्न चित्र रेणु की व्यापक सृजनशीलता तथा जागरूक दृष्टि के परिचायक हैं, जो अपने शीर्षक को सही अर्थों में व्यक्त करता है। जहां तक मेला आंचल जो 1954 में आया, जहां तक मेला आंचल के शिल्प विन्यास की बात करें तो रेणु ने ग्रामीण पृष्ठभूमि में प्रचलित ठेठ भाषा को यथावत प्रस्तुत कर उपन्यास को और भी प्रभावोत्पादक बना दिया है। प्रभावोत्पादक मतलब प्रभाव से आगे की ओर। अभिनव प्रयोग करते हुए रेणु ने महत्वपूर्ण अंचल को ही नायकत्व प्रदान किया, तो उपन्यास में कहीं भी उसकी स्वाभाविकता का हरण नहीं किया है। भैंस, चरमन, सुराजी, सुगंधी के साथ लोक गीतों तथा विद्यापति व सरंगा सदावृक्ष की लोक कथाओं के समांतर प्रयोग कथ्य को मार्मिकता प्रदान करता है। बिंबों तथा प्रतीकों का ऐसा सहज संयोजन अन्यत्र दुर्लभ है। पूरे उपन्यास में भाषा की चित्रात्मकता और काव्यात्मकता देखते बनती है। गांव की सौंधी महक, गांव के गीत, नृत्य और संगीत की मधुर धुन
गमई भाषा का ठेठ प्रयोग मैला आंचल के शिल्प को स्वाभाविकता प्रदान करते हैं। मैला आंचल चित्रों की एक लंबी श्रृंखला की वर्तनी सही कर लो, वर्तनी पर भी अच्छे से ध्यान देनी है। लंबी श्रृंखला के रूप में पाठक के समक्ष प्रस्तुत होता है, जैसे लेखक ने ग्रामीण परिवेश को पृष्ठभूमि बनाकर चित्रों का कोलाज सामने रख दिया हो। गति और विराम की दृष्टि से मैला आंचल के कथानक में अत्यधिक कसाव है। संवाद शैली के ठेठ प्रयोग ने नाटकीयता को अद्भुत तेवर प्रदान किया है। गांव में यह खबर तुरंत बिजली की तरह फैल गई। मिलिट्री ने बहरा चेथरू को रफ्तार कर लिया है और लोविन लाल के कुएं से बाल्टी खोलकर ले गए हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि देशज भाषा का प्रयोग, मुहावरों का अनुभूतियां, शब्दों में निहित ध्वन्यात्मकता, लोक गीतों के प्रसंगों ने मैला आंचल को आंचलिक उपन्यासों के पितामह का दर्जा दिया है और इसे शिल्प को प्रभावशाली बनाया है। बड़े आराम से आप इस चीज को कर सकते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मान लो अभी ये सवाल आया कि फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल के शीर्षकार्थ समझाते हुए विभिन्न शिल्प उपन्यासों का मूल्यांकन कीजिए। आपको पता लग गया कि फणीश्वर नाथ रेणु का जो उपन्यास है मैला आंचल 1954 में आया। बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा को दर्शाया जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद लोगों की क्या मनस चेतना थी, लोगों में क्या भाव था, लोग किस प्रकार से चीजों को देखना पसंद करते थे। मतलब इसमें फूल भी हैं, सूल भी हैं, इस चीज में फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है। कुरूपता में किसी के दामन को बचाकर नहीं कि मैं बाहर निकल पाया, हर एक चीज को समझाया। पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज और ये चौथा पेज। तो इस प्रकार से 4 पेज हैं। ये सवाल पूछा जाएगा 200 शब्द 12 अंक में या फिर 125 शब्द 8 अंक में। अपने हिसाब से आप फ्लो बनाइए, पैराग्राफ को चेंज कीजिए और 2 से 3 बार इसको पढ़िए, फिर लिखना स्टार्ट कीजिए। बस सारांश होता है चीजों का, अपने दिमाग की उपज होती है मेंस, विचारों को उसी डायरेक्शन में घुमाना होता है जैसा सवाल पूछा गया है। अब इस पर आप विचार करिए, लिखिए। कुटच क्या है? प्रस्तुत निबंधों के आधार पर इसके दार्शनिक पक्षी विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। कुटच किसने लिखा है और इसमें क्या है, किस प्रकार के दार्शनिक पक्ष हैं, उनकी विशेषताओं का रेखांकित करना है। इस पर विचार कीजिए, समझिए, सीखिए चीजों को। ठीक है, हाँ जी। कोई भी बुक्स ले लीजिए मार्केट्स में, जो आपको अच्छी लगती है उसी से पढ़िए। तो आज का सत्र दोस्तों यहीं पर कंप्लीट होता है। सभी लोग मस्त प्रकार से पढ़ते रहें और तैयारी करते रहें। ठीक है, यूट्यूब पर सर्च करते रहें हिंदी बाई विकास कुशवाहा सर। मेरी आपको क्लासें मिलती रहेंगी, हिंदी बाई विकास कुशवाहा सर। बहुत सारी क्लासें मिलेंगी, टीजीटी पीजीटी की मिलेंगी और भी अलग अलग डिफरेंट एग्जाम के लिए मिलेंगी। आज की बात को यहीं पर हम फिनिश करते हैं। सभी लोगों को प्यार व नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं विकास कुशवाहा।